हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग डे 12 का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। डे 11 तक का आंसर आप चेक कर सकते हैं। लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग डेली ईडीओ के लिए टारगेट भी देते हैं। हम लोगों ने प्रीएम्बल डिस्कस कर लिया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट कर लिया है, डीपीएसपी कर लिया है। अब सेंटर स्टेट रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या थोड़े ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन वाले जो होते हैं वो लेके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो डे 12 में क्वेश्चन था कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। ठीक है, अगेन एग्जामिन एज टू हाउ द प्रॉब्लम्स कैन बी कंस्ट्रक्टिवली हैंडल इन द फ्यूचर विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 38 मार्क्स का 67th में पूछा गया। ठीक है, तो इंट्रो में है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशनल कोर ऑफ इट्स फेडरल स्ट्रक्चर बैलेंसिंग यूनिटी विद डाइवर्सिटी। ठीक है, इस पर बहुत ही जेनरिक लाइन है, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है आपको। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बोला था सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेके कि दिस आर नॉट द राइवल्स बट द पार्टनर्स इन कॉमन इंडेवर्स। ये हमारा क्या है कि इवॉल्विंग रिलेशन है फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड। आपको पता होगा इमरजेंसी एरा में बहुत ही ज़्यादा पावर सेंट्रलाइज थी। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल को देके। देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे स्टेट जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग इंप्रूवमेंट के लिए स्टेट कॉम्पीट करती है आपस में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जेनरिक इंट्रो है। आप यहाँ पे क्या है ना कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, फाइनेंशियल रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, इन सब को किस पार्ट्स में है, उसमें क्या आर्टिकल है, उस तरफ एंगल डाइवर्ट करके भी एक लाइन जोड़ सकते हैं, इसमें से किसी एक लाइन को हटा के। ठीक है, चलिए। तो सवाल का जो पहला एंगल था प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव टेंशन। जैसे कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो उसमें ऑफन फ्रिक्शन होते रहता है। जैसे फॉर्मूला कंट्रोवर्सी जी थे, कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसमें क्या इशू था कि कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल लेजिस्लेट कर रहे थे। सेंट्रल एजेंसी की बात करें, जैसे ईडी हो गया, एनआईए हो गया, तो इन लोग को बोला जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है कि स्टेट के जुरिडिक्शन में ये लोग इंक्रोच कर रहे हैं। बिहार स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो अपॉइंटमेंट जो गवर्नर का होता है वो हमेशा लाइक पॉलिटिकल रिफ्ट और डिबेट का इशू बना रहता है। फिजिकल एम्पावरमेंट की बात करें दूसरे पॉइंट में, तो जीएसटी रेजिम जो है उस पर स्टेट को बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेशन के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। बिहार का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है अभी तक पेंडिंग है। फाइनेंस कमीशन का जो एलोकेशन होता है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पॉपुलस स्टेट जैसे यूपी बिहार हो गए ये लोग के अनफेवर में रहते हैं। पॉलिटिकल शिफ्ट की बात करें तो जैसे कोलिशन शिफ्ट होते रहता है। ठीक है, बिहार में आप देखे होंगे कि रिसेंट लास्ट के 10 ईयर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है और पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। तो इससे क्या होता है ना कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो होता है ना बहुत ही वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि वो एक किसी पॉलिसी पे फिर फिक्स नहीं रह पाते ना। एलिगेशंस लगते हैं कि जो आर्टिकल 356 है उसका मिसयूज होता है। अनइक्वल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे बिहार हमारा हमेशा क्या करता है कि फ्लड के इशू से जूझता रहता है, तो सेंटर का रिलीफ जो फंड होता है ना वो लाइक कभी कभी डिलेड हो जाता है, वो एक इशू लिख सकते हैं आप यहाँ पे। नीति आयोग का इन्फ्लुएंस जो रहता है, नीति आयोग की जो पॉलिसीज रहती है वो ज़्यादातर सेंटर की प्रायोरिटीज़ पे इन्फ्लुएंस रहती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करके नहीं छोड़ना, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताने होते हैं। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंस्टीट्यूशन है जैसे जीएसटी काउंसिल हो गया या जोनल काउंसिल हो गया, वो किस लिए बनाया गया, फॉर बेटर पार्टिसिपेटिव डिसीजन। ठीक है, जैसे बिहार हमेशा क्या है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है जीएसटी काउंसिल में कॉम्पेंसेशन इशू को लेके। जुडिशियरी हमारा क्या करता है, फेडरल बैलेंसर की तरह काम करता है। ये जो वर्ड है ना फेडरल बैलेंसर, ये आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से, ऐसे वर्ड्स जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं। तो जब आप आंसर लिखते हैं ना तो आंसर राइटिंग में आपको ऐसे ही वर्ड्स पिक एंड चूज करने होते हैं। और आप लिस्ट ऑफ वर्ड्स सेपरेट करके लिख सकते हैं, एग्जाम्पल अलग करके लिख सकते हैं, कोड टॉपिक वाइज अलग करके लिख सकते हैं, डेटा अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। और महीने 2 महीने में आप देखेंगे ना कि आपके पास अच्छा खासा डेटा हो जाएगा और फिर आप उसको अच्छे से याद कीजिए और देन जब आंसर आता है ना तो उसको एग्जीक्यूट कीजिए अच्छे से। तो जुडिशरी की बात करें तो बिहार जो है हमारा कि रिजर्वेशन को लेके या फिर इलेक्शन को इशू को लेके जो ऑफन जुडिशरी को इन्वॉल्व
या जुडिशरी का हेल्प लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाए रहता है। एसआर बोमई केस आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि जिसमें जजमेंट जो था उसने रिस्ट्रिक्ट किया था सेंट्रल के ओवर रीच को, ठीक है, कि आप हर पार्ट को आप अमेंड नहीं कर सकते ना, ऑल दैट। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें सॉरी, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो सवाल में है उसमें क्या किया जाना चाहिए, तो कोऑपरेटिव डिसीजन के लिए ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल है या फाइनेंस कमीशन है, तो इन लोग का ना मीटिंग को रेगुलर करना चाहिए, ठीक है, स्टेट के पार्टिसिपेशन के साथ, जिससे डिसीजन हमारा कोलैबोरेटिव होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिसीजन कोलैबोरेटिव होगा तो फ्रिक्शन कम होंगे। बिहार हमारा क्या है कि ज़्यादातर डिपेंड कर रहा है इंटर स्टेट कॉपरेशन किस लिए, तो रिवर और माइग्रेशन इशूज़ को लेके, ठीक है। सोशल जस्टिस के तरफ फेडरलिज्म की बात करें तो सेंट्रल स्टेट का पार्टनरशिप होना चाहिए कास्ट सेंसस बेस्ड वेलफेयर में, या फिर बिहार का जो वुमेन रिजर्वेशन मॉडल है उसको नेशनल लेवल पे स्केल करना चाहिए। पंचायत का जो इशू है कि उसे ज़्यादा फाइनेंस मिलना चाहिए फॉर बेटर एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। तीसरा पॉइंट है कि कोलैबोरेटिव गवर्नेंस इन सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अगेन फ्लड वाला इशू, क्योंकि सिर्फ एपिसोडिक एड से काम नहीं चलेगा, आपको इसको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि सिर्फ सालाना एड ऐसे आया फिर अगले साल फ्लड आया एड दे दिए, तो दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन ना। चौथे पॉइंट की बात करें तो एम्पावरिंग स्टेट किस लिए, तो नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क में, जैसे यूथ पॉपुलेशन की बात हो गई, उसको कैपिटलाइज करने की बात हो गई, तो ये कैसे हैंडल हो सकता है, उसको स्किल और एजुकेशन देके थ्रू बेटर कॉपरेशन। 90% बिहार क्या है कि ग्रेटर देन 90% रूरल टैप कनेक्शन अचीव किया है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो उसमें भी बेटर परफॉर्मेंस किया है, तो इससे ये तो पता चलता है कि अगर एम्पावरमेंट होगा फिजिकली, ठीक है, तो परफॉर्मेंस बेटर होता है। प्रॉब्लम को कैसे कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना चाहिए, इसके पॉइंट ये है कि फिजिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो जो ज़्यादा फंड अगर आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, जैसे बिहार में 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे, इन सब ने बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है, तो ऐसे ही टैक्स इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, एमएसएमई हब बनाने चाहिए, तो उससे परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फेडरलिज्म, जैसे परमानेंट सेक्रेटेरिएट बना के स्टेट और सेंटर के डिस्प्यूट को मैंडेटरी रिव्यू करना चाहिए, तो इससे हमारा क्या होगा, जुडिशियल बर्डन कम होगा। स्टेट लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करना चाहिए, जैसे बिहार का जो एसएचजी लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड जीविका मॉडल है, अब जीविका पूरे बिहार में आपको पता होगा, उसको सेंटर के फंड से जोड़ना चाहिए, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, लोकल गवर्नमेंट्स में रोल भी बढ़ेगा, और ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ शेयर्ड फेडरल प्रायोरिटीज़, चाहे लिटरेसी की बात हो, चाहे स्किल मिशन की बात हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात हो, तो बिहार में लिटरेसी है 61.8% और नेशनल लिटरेसी है 77%। ये डेटा थोड़ा बड़ा है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगेन लिटरेसी बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट होगा। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हो, जैसे गवर्नर का जो इशू है, गवर्नर का जो रोल है, उसे ना एक एज अ ब्रिज देखना चाहिए, एज अ ब्लॉकेड नहीं देखना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक कोलैबोरेशन होना चाहिए, जैसे एग्री चेन वैल्यू हो, फूड प्रोसेसिंग पार्क हो, एमएसएमई हब हो। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। फॉर बिहार टू राइज फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकवर्डनेस, सेंटर मस्ट एक्ट एज, सेंटर को इनेबलर की तरह एक्ट करना चाहिए, और स्टेट को एज अ एग्जीक्यूट है, ठीक है, जो सेंटर की पॉलिसी होती है उसे स्टेट को अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहिए। तभी पीएम ने भी बोला है, जो कोर्ट बोला है उसको रिलेट करने की कोशिश करी है हम लोगों ने, कि टीम इंडिया इज़ द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तभी हमारा क्या है कि जो रियलिटी है ये चीज़ें रियलिटी में एग्जीक्यूट हो पाएंगी, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बातें हैं एज अ टीम इंडिया अगर हम काम करेंगे तभी वो रियलिटी में आ पाएगी ग्राउंड लेवल पे। चलिए, तो इसका कुछ ना हम लोग बेटर आज से क्या करेंगे कि जो और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इसमें, उस एंगल पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब तक आप लोगों ने देखा है कि जो पॉइंट्स होंगे वो डाइवर्सिफाइड होने चाहिए। हैंड राइटिंग का बेनिफिट मिलता है आपको, नो डाउट, ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन का बेनिफिट मिलता है।
पॉइंट्स को आप स्टेट के लेवल पे जोड़ सकते हैं। तो इसमें इस सवाल में तो और स्टेट का लेवल पूछा ही है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, ठीक है, तो उसमें आपको देना ही है। सवाल में सिर्फ प्रॉब्लम पूछा है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, उसका पॉजिटिव भी एक दो एंगल में जोड़ के छोड़ेंगे, ठीक है। इंट्रो में आपके पास जो बेस्ट पॉसिबल लाइन है उसे पहले रखने की कोशिश कीजिए। लाइन का अलाइनमेंट जो है, ठीक है, ये लाइन का अलाइनमेंट ऊपर नहीं जाना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इवन इफ यू आर राइटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप लास्ट के 3-4 दिन में आप देख रहे होंगे तो इस जो राइटिंग है इसकी एक ही मतलब प्रॉब्लम है कि सारे सवाल एक ही तरह लिखे जा रहे हैं, ठीक है, एक ही मतलब ना कोई स्ट्रक्चर, बट ठीक है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। बट इसमें फैक्ट और डेटा थोड़ा आ सकता है। वही बात है कि अगर फैक्ट और डेटा जितना अच्छा आपको याद रहेगा ना, उतना अच्छा लाइक आप उसको प्रेजेंट कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और आज के लिए शायद इतना ही है, ठीक है। आप अगेन इससे फैक्ट और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जो पॉइंट अच्छे लगते हैं ना उसको आप टॉपिक वाइज सेपरेट कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।